नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेटेट, झारखंड टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट जिसे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, ये सोशल साइंस है। क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान देखेंगे। 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एमसीक्यू है ऋतुएं सीजन से। इजी टू आप बोल सकते हैं, इजी टू हार्ड रखा गया है। और आपको बता दें, यहाँ पे आपको इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये इसमें समझ में आ जाएगा इस वीडियो से। और यहाँ पे 70 प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू भी है और एमसीक्यू है, जो जेटेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ प्रश्न इंडिया से रिलेटेड है, कुछ वर्ल्ड, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन्स, ऋतुएं, ये आपको ज्योग्राफी भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। 6 to 8 क्लास सोशल साइंस टीचर के लिए, जो जैक के द्वारा सिलेबस दिया गया है। आपको सिलेबस में दिखाते हैं कि ये टॉपिक कहाँ मेंशन और किस प्रकार से दिया गया है जैक के द्वारा। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पे आपका जो है ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। ये सामाजिक विज्ञान, एसएसटी, सोशल साइंस के लिए है। यहाँ आपका क्लास 6 to 8 के लिए सिलेबस दिया गया है। पहला में आपका इतिहास से है, तो हम लोग सेकेंड से स्टार्ट किए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी भूगोल में, सौरमंडल, वायुमंडल से लेकर हम जो है से रेगिस्तान में जीवन तक कंप्लीट किए थे। अब हमारा सेकेंड 10 नंबर टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत ऋतुएं सीजन्स। उसके बाद एक एक करके इसको पूरा बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट है, इस पूरे सिलेबस को एसएसटी को कंप्लीट करेंगे। आप ज़रूर देखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आने वाला समय में सारे एग्जामों से संबंधित अपडेट और आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी यानी अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो होगा 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री आप बोल सकते हैं। इतने अपनी धुरी या अक्ष पे पृथ्वी झुकी हुई है, आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे जो से परिक्रमण कहा जाता है, यानी रिवॉल्यूशन। और पृथ्वी एक साल में यानी 365 डे में एक रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमा करता है। घूर्णन को रोटेशन कहते हैं। आप याद रखिएगा, परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण सीजन आता है और रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। ये 24 घंटा में हो जाता है और यहीं जो है ये 365 दिन लगता है। तो पृथ्वी आप बोल सकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को रिवॉल्यूशन परिक्रमण कहते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि और यहाँ पे दिया है ओसिलेशन। तो ओसिलेशन कुछ नहीं, एक प्रकार का आप मोशन का टाइप है। ओसिलेटरी मोशन आप पढ़े होंगे, दोलन। तो ये क्या होता है? टू एंड फ्रो होता है। जैसे में वाइब्रेशन किसी चीज़ का, घड़ी का, पेंडुलम घड़ी, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए, पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन, सीजन चेंज का मुख्य कारण क्या है? 3 का आंसर भी होगा, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, यानी सूर्य की ओर परिक्रमा करता है और इसका जो झुकाव है, कर्व है या टिल्ट है, इसके कारण सीजन चेंज होता है, परिवर्तन होता है। 21 जून को या 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी लंबवत पड़ती है? हॉरिजॉन्ट, आप बोल लंबवत मतलब वर्टिकली हो जाएगा। 21 का आपका यहाँ 21 नहीं, 4 का आंसर आपका बी होगा, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमकती है? 5 का आंसर सी होगा, मकर रेखा पर। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये आपका इक्वेटर है, विषुवत रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर का नॉर्थ में ऊपर में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा इसके साउथ में होता है इक्वेटर का, ये भी 27 डिग्री होता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो आपको याद रखना है 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 7 का आंसर आपका सी होगा, 22 दिसंबर को। सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा 22 दिसंबर को और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा 21 जून को। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि विषुव यानी यूक्नॉक्स की स्थिति में पृथ्वी पर क्या होता है? 28 का आंसर सी होगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। विषुव यानी आप बोल सकते हैं इक्विनॉक्स की स्थिति में। वर्ष में विषुव यानी यूकिनॉक्स की घटना किन 2 तिथियों को होती है एक साल में, 1 ईयर में? तो 9 का आंसर आपका यहाँ पे होगा 21 मार्च और 23 दिसंबर को। सितंबर को, दिसंबर नहीं बोलेंगे, 23 दिया है सितंबर। देखिए, 21 जून को
उत्तरी ध्रुव पर सूर्य कितने घंटे तक दिखाई देता है? 10 का करेक्ट आंसर सी होगा 24 घंटे। भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं मानी जाती है? तो आपका होगा 6। आप यहाँ से चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं, बस आपको एक बार देखना है और आपको बहुत चीज़ याद हो जाएगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं भारतीय ऋतुएं यानी 6 ऋतुएं के अनुसार बसंत ऋतु का मुख्य समय किस हिंदी महीने में होता है? 12 का आंसर होगा चैत वैशाख में। भारतीय परंपरा में ग्रीष्म ऋतु किन देशी महीनों में आती है? 13 का आंसर हो जाएगा जेठ आषाढ़। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से कितने ऋतुओं में बांटा है? भारत की क्लाइमेट को कितने सीजन में या ऋतुओं में बांटा है? तो याद रखिएगा 4 में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लू कहा जाता है। कहाँ? उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दिनों में ड्राई एंड हॉट जो एयर चलता है विंड, उसे लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में पश्चिम बंगाल और असम में होने वाली तीव्र गर्जन वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो 16 का आंसर भी होगा काल वैसाखी कहा जाता है। जहाँ पश्चिम बंगाल आ गया ये आप काल वैसाखी समझिए, तो काल वैसाखी कहा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में बंगाल और असम में चलता है, तीव्र गर्जन और वर्षा वाली, वो आपको याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली वर्षा जो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है उसे क्या कहते हैं? 17 का आंसर आपका बी होगा आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवर कहा जाता है। ये केरल और कर्नाटक का है। वहीं असम और पश्चिम बंगाल का क्या था? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का तो काल वैसाख था। और आपका नॉर्थ पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में जो है लू था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? 18 का होगा केरल में सबसे पहले होता है 1 जून के आसपास, और पूरे भारत में जून तक, मिड जून तक या फिर जुलाई तक आ जाता है, 1 जुलाई तक। तो भारत में वर्षा कैसे होता है? सबसे अधिक रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? आपका 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यानी साउथ वेस्ट मानसून से सबसे अधिक बार मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि सामान्यतः भारत में कब से कब तक मानी जाती है? तो 20 का आंसर आपका यहाँ पे भी होगा जून से सितंबर में साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको मैप से अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि इस डायरेक्शन से इंडिया में रेनफॉल होता है। फिर देखिए मानसून या मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसम या मौसम से हुई है? तो 21 का आंसर होगा अरबी भाषा। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला में आपका दिया है सिंपल कि भारत में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भागों यानी जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा किस कारण से होती है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की उत्पत्ति किस सागर और महासागर में होती है? 23 का करेक्ट आंसर आपका होगा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के तटीय भागों में शीत ऋतु अक्टूबर दिसंबर में वर्षा किस मानसून से होती है? तो 24 का करेक्ट आंसर भी होगा उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून को रिट्रेटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से। ये तमिलनाडु के तटीय इलाकों में ठंडा के दिनों में, जाड़ा के दिनों में, विंटर में अक्टूबर दिसंबर में वर्षा होता है। सारे प्रश्न समझना है आपको। पश्चिमी विक्षोभ को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर से आता है। इसकी उत्पत्ति वही पूछा कहाँ से, तो भूमध्य सागर में। भारत में विंटर के दिन में बारिश कराता है, ये प्रिसिपिटेशन होता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। बहुत ईजी और अच्छा क्वेश्चन था ये सारे के सारे। देखिए लौटता मानसून, इसे रिट्रेटिंग मानसून कहेंगे कि ऋतु यानी लौटता मानसून की ऋतु को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे शरद ऋतु ऑटम कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन से के साथ पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री का कोण बनाता है? 26 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिंपल याद रखिएगा 26 का आंसर बी होगा 66.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो क्या स्थिति होती? 27 का करेक्ट आंसर भी होगा ऋतु परिवर्तन नहीं होता अगर वो झुका हुआ नहीं रहता तो। शीत अनायत देखिए अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिक के समय सूर्य की किरणें सीधे किस रेखा पर पड़ती है?
तो 28 का सी होगा मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का वो कौन सा राज्य है? तो ये आपका तमिलनाडु है। फिर शीत ऋतु में गेहूं की फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो इसे मावठ या मावठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन का समय मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो 31 का आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। अक्टूबर से नवंबर के आसपास होता है ऑटम सीजन, इसे शरद ऋतु कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर। मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया को भूगोल में क्या कहा जाता है? तो मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया को भूगोल में मानसून की निर्वतन यानी रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगला कि अक्टूबर के महीने में भारत में पाई जाने वाली अत्यधिक उमस और गर्मी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो 33 का आंसर होगा अक्टूबर की गर्मी यानी कार्तिक की उमस या फिर अक्टूबर हीट। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है कि हिमालय की उपस्थिति और मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय में है। चेरापूंजी भी यहीं है, सबसे अधिक बारिश होता है। फिर देखिए कि मासिनराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? 36 का आंसर आपका बी होगा खासी पहाड़ियों की किपकार यानी खासी पहाड़ियों की कीपाकार या फनेल शेप्ड संरचना। मानसून या मानसून पूर्व वर्षा, इसे प्री मानसून सोवर कहते हैं। चेरी ब्लॉसम किस राज्य के कहवा यानी कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी वगैरह अच्छा होता है, वहीं चाय और टी जो है से असम में होता है, और मसाला केरल में। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को, और यह किस तिथि को होती है? होती है मतलब होता है। तो 38 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, यानी पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी न्यूनतम दूरी को उपसोर या पेरी हेलायन कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी के सूर्य से अधिकतम दूरी मैक्सिमम को अपसोर यानी एफिलायन कहते हैं। यह किस तिथि को होता है या होती है? तो 39 का आंसर आपका सी होगा 4 जुलाई को। अब हम लोग अगला देखते हैं और इतना आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं 40 नंबर, कि ग्रीष्म काल में ध्रुवों पर कितने समय तक निरंतर प्रकाश रहता है? 30 का आंसर होगा 6 महीने तक। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो क्रिसमस का फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे 42 प्रश्न है कि जब सूर्य विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विषुव कहा जाता है यानी कि इक्विनॉक्स कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है और ये आपका 43 है। तो चलिए 43 हम लोग देखते हैं, और 43 में पूछा जा रहा आपसे, देख सकते हैं कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये आपका होगा शरद ऋतु यानी कि ऑटम। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये होता है आपका बसंत ऋतु, स्प्रिंग। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार हेमंत ऋतु किन हिंदी महीनों में आती है? तो आपका 45 का आंसर सी होगा मार्ग शीर्ष पौष में। भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार शिशिर ऋतु यानी अत्यधिक शीत का समय कौन सा है? तो 46 का आंसर होगा माघ फागुन। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए मानसून या मानसून में विच्छेद यानी ब्रेक इन मानसून का क्या अर्थ है? 47 का बी होगा वर्षा काल में कुछ दिनों या हफ्तों तक वर्षा ना होना। वर्षा काल में कुछ दिन या हफ्तों तक बारिश ना होना। दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून की कौन सी शाखा भारत में सबसे पहले वर्षा हो कराती है या करती है? तो 48 का आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा भारत में सबसे अधिक वर्षा या सबसे पहले वर्षा कराती है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की एक शाखा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पे आपका 49 का आंसर भी होगा उत्तर पश्चिम भारत यानी कि गंगा का मैदान, और ये उत्तर पश्चिम भारत आपका आंसर है। वहीं अगला है कि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो 50 का आंसर ये होगा, यह क्षेत्र
यह क्षेत्र कोरोमंडल तट के समांतर और वृक्ष छाया यानी रेन शेडो क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा कम होता है। इसका कारण क्या है कि ये रेन शेडो वृक्ष छाया में और कोरोमंडल तट के समांतर। अल नीनो घटना का संबंध मुख्य रूप से किस महासागर के गर्म होने से है? तो ये आपका होगा प्रशांत महासागर, इसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अल नीनो का भारतीय मानसून पर इसका इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ता है? 52 का आंसर भी होगा मानसून कमज़ोर हो जाता है, यानी मानसून कमज़ोर हो जाता है और सूखे की संभावना बढ़ती है। ला नीना घटना भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? 53 का आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, मानसून सामान्यता से बेहतर और अत्यधिक वर्षा वाला होता है। तो ये ला नीना भारत के लिए अच्छा है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छा है, और अल नीना का खराब है। यहाँ कर्क संक्रांति, इसे समर सोलेस्टिक कहते हैं, के दिन सूर्य किस अक्षांश पर सीधा चमकता है? तो 54 का आंसर भी होगा 27 डिग्री नॉर्थ। 27 डिग्री नॉर्थ कहने का मतलब हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर संक्रांति विंटर सोलेस्टिक के दिन सूर्य किस अक्षांश पर सीधा चमकता है? तो ये 55 का सी होगा 27 डिग्री साउथ, जिसे आप बोल सकते हैं मकर रेखा। देखिए, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मध्य रात्रि का सूर्य लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा नॉर्वे को कहा जाता है। इतने हम लोग 56 तक देख चुके हैं। अब हम लोग का कुछ प्रश्न और बचा हुआ है। 57 है कि ध्रुवों, देखिए क्या है क्वेश्चन कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य है कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन परिक्रमा। आपका अगला है कि शीत ऋतु में भारत के किस भाग में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है? 58 का आंसर भी होगा द्रास यानी लद्दाख में। ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? 59 का आंसर ये होगा लेह यानी लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल ही है लेह। आपका अगला प्रश्न है कि थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र के कारण कौन सी हवाएं आकर्षित होती है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को किस प्रकार का जलवायु कहा जाता है? तो इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यानी ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मानसून प्रस्फोट यानी कि बर्स्ट ऑफ मानसून का क्या तात्पर्य है? 62 का आंसर भी होगा आकाशीय बिजली और गर्जन के साथ अचानक मूसलाधार वर्षा होना, यही आपका मानसून प्रस्फोट है, यानी कि आप बोल सकते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून है। फिर आपका देखिए यहाँ प्रश्न जो है 62 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वही 63 है कि विषुवत रेखा इक्वेटर पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो ये आपका 63 का हो जाएगा सी, बराबर होती है 12 घंटे का। शरद ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात सबसे अधिक किस तट को प्रभावित करते हैं? 64 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा कोरोमंडल और आंध्र तट। फिर आपका याद रखना है कि ऋतु परिवर्तन के कारण पौधों में पत्तियों का झड़ना यानी पतझड़ मुख्य रूप से किस ऋतु के आगमन का संकेत है? 65 का आंसर भी होगा शरद ऋतु। फिर आपका अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर में बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, यह किस राज्य में स्थित है? तो 66 का भी होगा उत्तराखंड में है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि शीतकालीन मानसून पवनें किस दिशा की ओर बहती है? तो ये आपका होगा स्थल सीमा की ओर बहती है। 68 है कि ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस दिशा की ओर बहती है? तो यहाँ पे आपका 68 का आंसर भी होगा समुद्र से स्थल की ओर बहती है। पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र वर्ष भर लगभग समान सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? तो 69 का आंसर आपका भी होगा उष्णकटिबंधीय यानी विषुवतीय क्षेत्र है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ऋतुओं के संदर्भ में लीप ईयर का क्या महत्व है? तो आपको याद रखना है कि यह 365.25 दिनों के सौर ऊर्जा कैलेंडर वर्ष के अंतर को समायोजित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी है और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है।
तो ये टॉपिक हम लोग ऋतुएं से कंप्लीट क्वेश्चन देखे, आपको ऋतु से कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है, तो कभी भी टाइम मिलेगा तो इसका हम लोग और अगले भाग या फिर अगले पार्ट ये इसी से संबंधित और भी हम लोग टॉपिक क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें ये सब भी प्रश्न रहेगा और कुछ न्यू रहेगा, उससे हम लोग रिवीजन कर देंगे जब टाइम मिलेगा था। लेकिन अभी हम लोग अगला टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।